आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं मोहम्मद तक़ी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, मैं आज जिस बात को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज हमारे इस प्रोग्राम में एक ख़ुसूसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। इससे क़बल कि मैं उनसे अपनी बातचीत का आगाज़ करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चेन्नई यानी मद्रास के मक्का मस्जिद में इखलास IAS फाउंडेशन के नाम से एक इदारा चल रहा है, जहाँ पर हमारी कौम के होनहार नौनिहालों को और नौजवानों को तरबियत देकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर इम्तिहान के लिए तैयार किया जाता है। और इस इदारे की मुखलिस खिदमत का नतीजा ये है कि इस इदारे से कई एक नौजवान कामयाबी हासिल करते हुए आज IAS IPS और दीगर अहम ओहदों पर फायज हैं और मुल्क और कौम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज इस खुसूस में इस इदारे के मुताल्लिक़ यानी कि इखलास IAS एकेडमी के मुताल्लिक़ बातचीत के लिए हमारे साथ आज चेन्नई से जुड़े हुए हैं जनाब यू निसार अहमद साहब IPS, जो कि रिटायर्ड IGP बेंगलोर हैं, जो कि इस मरकज़ के कोऑर्डिनेटर भी हैं। आइए हम इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि इखलास IAS एकेडमी अगर क्या है, किस तरह की इस इदारे की खिदमत हैं और किस तरह यहाँ पर तलबा जो सो तरबियत पाकर कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम निसार अहमद साहब, इससे क़बल कि मैं आपके मरकज़ के मुताल्लिक़ कुछ सवालात करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपना तारुफ पेश करें। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। खाकसार को निसार अहमद कहते हैं, यू निसार अहमद मेरा नाम है। मैं कर्नाटका कैडर का एक IPS अफसर रहा हूँ। वैसे जो एस्पिरेंट्स हैं UPSC के और गवर्नमेंट सर्विस के, सिविल सर्विस के, चाहे वो सेंट्रल की हो, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे कहीं भी काम करें किसी भी इदारे में, गवर्नमेंट में, उन लोगों के लिए बस हिम्मत अफजाई के लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं एक 10वीं जमात पास होने के बाद मैंने एक सरकारी मुलाजिमत, एक प्राइमरी स्कूल उर्दू टीचर की तरह शुरू की थी। और उसके बाद मैंने प्राइवेट तौर पे अपना 12th डिग्री BA, उसके बाद MA मैंने एज ए टीचर होते हुए प्राइमरी स्कूल में मैंने तालीम मुकम्मल की। और उसके बाद मैं साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हिस्सा लेता रहा और फाइनली मुझे कर्नाटका में पुलिस ऑफिसर की हैसियत से अपॉइंट किया गया। और आखिर में 2012 में मैं एक IGP कर्नाटका की हैसियत से रिटायर हुआ हूँ। और दौरान सर्विस काफ़ी, जैसे हर आम तौर पे हर ऑफिसर को, IAS IPS को बहुत से सरकारी तौर पे अपनी मुलाजिमतों को सर्विसेज को अलग अलग पोजीशन में काम करना पड़ता है। तो मैंने भी बहुत से इदारों में काम किया है, सरकारी इदारों में। जी सर। बहरहाल अभी हम लोग काफ़ी इस ताल्लुक से, खुसूसन हमारे नौजवानों में, क्योंकि ये शऊर नहीं है या अवेयरनेस नहीं है, मालूमात नहीं है कि UPSC और KP दूसरे जो स्टेट में जो पब्लिक सिलेक्शन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और इस तरह के कई इदारे हैं जो रिक्रूट करती हैं। अभी हिंदुस्तान में करीबन सालाना 5 से 10 लाख मुलाजिमतें सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक अंडर सेक्टर टेकिंग्स और दूसरे इदारे रिक्रूट कर रही हैं जॉब के लिए। जी सर। हर साल 5 लाख से 10 साल तक। चूंकि इनके बारे में हमारे बच्चों को, नौजवानों को मालूमात नहीं है, वो एप्लीकेशन नहीं डालते। जी सर। और एप्लीकेशन नहीं डालते तो एग्जाम की तैयारी भी नहीं होती, तैयारी नहीं होती तो फिर
वो काफ़ी अवेयरनेस ना होने की वजह से उसमें शरीक नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो हमारी तादाद उसमें बहुत कम है। और इस तरह से हम लोग एक तो मुलाजिमतों से महरूम हो रहे हैं, अच्छी मुलाजिमतों से, और दूसरी जो सरकार में, गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद जो अवाम की आप खिदमत कर सकते हैं, उससे भी हम महरूम हो रहे हैं। अवाम भी महरूम हो रहे हैं और जो हमारे नौजवान हैं वो भी महरूम हो रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए काफ़ी इदारे मुल्क में काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इदारे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भी इसी को, जैसे जो हम ख्याल IAS में, IPS में और सोसाइटी में हैं, उन लोगों ने इस इदारे को 2012 में शुरू किया था चेन्नई में, मक्का मस्जिद में, और अब तक करीबन 8-10 बैचेस कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये इस बार क्योंकि पैंडेमिक शुरू हो गया, लॉकडाउन शुरू हो गया और रेगुलर हम लोगों को क्लासेस करना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था, और ये बहुत ही और खींच रहा है ये मुद्दत, तो इसलिए हम लोगों ने तय किया कि एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जाए, उसको डिज़ाइन किया जाए इस तरह से कि लोगों को उसकी पर्सनल की कमी ना हो, पर्सनल टच ना होने की वजह से उनको उसकी कमी महसूस ना हो और वो काबिल भी बने। इस तरह की बहुत कोशिशों के बाद एक डिज़ाइन किया गया है एक्सपर्ट्स को लेकर, और ये कोर्स 1 साल का हम लोगों ने 7 सितंबर से इंशाअल्लाह शुरू होगा और 1 साल तक ये कोर्स चलेगा। और इसमें पहले ये होता था कि पर्सनली लोगों को आना पड़ता था, स्टूडेंट्स को, अब उनको चेन्नई को आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जहाँ भी वो है, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने स्टेट में, हिंदुस्तान में या बाहर कहीं भी हो, इस कोर्स से वो फायदा हासिल कर सकते हैं। जी सर, और हमारा मकसद भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान, और इसमें किसी मजहब, मिल्लत या कौम या जबान की कोई कैद नहीं है, कोई भी शहरी हिंदुस्तान का या बाहर का जो एलिजिबल है UPSC और दूसरे स्टेट रिसर्च के लिए, वो इसमें अप्लाई कर सकता है और इससे फायदा हासिल कर सकता है। ये जानकर इंतहाई खुशी हुई कि ये जो नए काम आप लोग कर रहे हैं उसका आगाज एक मस्जिद से हुआ, वरना लोग हुकूमत पर तकिया करते हैं और ये कहते हैं कि इस तरह के इकदाम हुकूमत ही किया करे, लेकिन आप लोगों ने मस्जिद को दर्ज तदरीस का एक जरिया बनाया और यहाँ से जो फाल नेक आप लोग अंजाम दे रहे हैं काबिल सताइश है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये काम कब से शुरू हुआ? देखिए, शायद मैं कोई फलसफी या तारीखदान नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा पब्लिक सर्वेंट रहा हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूँ। बहरहाल शायद हम लोगों ने हमारी तारीख को भुला दिया है। चाहे आप वो मस्जिद नबवी की मिसाल लीजिए, या उसके बाद आप चाहे जो मोरक्को की जो पहली यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम हुई मराकश में, तो वो तमाम यूनिवर्सिटीज, उसके बाद कई यूनिवर्सिटीज बने इस्लामिक ममालिक में, तो तमाम चीजें वो एक यूनिवर्सिटीज बनी हैं, तालीमी इदारे बने हैं, साइंस और आर्ट्स एंड तमाम मेडिसिन वगैरह के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए वहाँ पे तालीम मदरसे में होती थी, मस्जिद में होती थी। सुभान अल्लाह साहब, तो उसकी पूरी हमारे पास तारीख मौजूद है। तो जाहिर है कि मस्जिद को अगर जब तक हम एक मदरसा ना बनाए, मदरसे का मतलब ऐसा नहीं है जैसे आज हम उसको उस माने में ले रहे हैं, मदरसे का मतलब है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी चाहिए। अगर आप हमारी तारीख लेंगे, मस्जिद नबवी में अगर आपके ही शहर के हजरत डॉक्टर हमीदुल्लाह शाह साहब ने अपने आर्टिकल्स में, किताबों में लिखा है कि मस्जिद नबवी में पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी। रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी जिसे हम लोग सुफा का चबूतरा कहकर भूल जाते हैं, मगर सुफा का चबूतरा नहीं था, वो एक फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे खाने का, पीने का, रहने का, तालीम का, तरबियत का, और उसके डीन जो थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो ये तालीम हमको मिलती है, हम उसे भुला चुके हैं। बहरहाल मस्जिद को हर काम के लिए मेरे पास काफी तस्वीरें और मवाद मौजूद है कि 1300 साल पहले, 400 साल पहले, नबूवत के 50, 60, 70 साल के बाद मस्जिद के साथ बड़ी बड़ी अस्पतालें हैं, तस्वीरें हैं मेरे पास सभी। तो ये मस्जिद ऐसी चीज है जो लोगों की भलाई के लिए, मैं मुसलमानों की नहीं कह रहा हूँ, लोगों की भलाई के लिए, खैरुम मिनन नास है ये, लोगों की भलाई के लिए मस्जिद का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी भी है हमारे लिए। बहुत सही इसी को सामने रख के हम लोगों ने
मस्जिद को ही मरकज बना के इसको काम किया है, ताकि लोग मस्जिद में आए। जरूरी नहीं है कि जो मस्जिद में आता है वो हर एक नमाज भी पढ़े, गैर मुस्लिम भी आए, वो अपना काम करे जाए, वो तालीम हासिल करे, वो जो भी तालीम हासिल करना चाहता है करे। हम खिदमत करने के लिए तैयार। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मौजूदा हालात का तकाजा भी यही है कि हमें अपनी मस्जिदों के दरवाजे सबके लिए खोल देने चाहिए, ताकि जमाने को ये मालूम हो सके कि मस्जिदों में न सिर्फ इबादत होती है बल्कि यहाँ पर दर्स व तदरीस का भी काम होता है। और जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है वो सारी दुनिया के लिए मशाल राह है और सारी दुनिया के लिए जो सो एक मिसाल है। मैं जानना चाहता हूँ जनाब निसार अहमद साहब कि आपके साथ साथ और भी कुछ मुखलिस लोग जुड़े होंगे जो इस कार्य खैर में आपका ताउन कर रहे होंगे और इस मरकज़ को चलाने में आगे बढ़कर अपना रोल अदा कर रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि उनके मुतालिक भी आप कुछ बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं जी, जो डायरेक्ट पर्सनली बैठ के इसको एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं जी जी, उनका नाम है डॉक्टर सदाकतुल्लाह जी। ये PhD है जी और ये इस्लामिक फाइनेंस पे महारत रखते हैं। सुभान अल्लाह। और ये RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जनरल मैनेजर, रीजनल डायरेक्टर रहे हैं। काफी इनका बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है। सुभान अल्लाह। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, डॉक्टर राजन के साथ, सबके साथ ये काम कर चुके हैं। सुभान अल्लाह साहब, बहुत बढ़िया। अभी हाल ही में उन्होंने मुलाजिमत से सबकदोशी हासिल हुई है उनको, तो उनको इसका डायरेक्टर बनाया गया है जी। उससे पहले काफी रिटायर्ड IAS अफसर इसको संभालते रहे हैं। अभी डॉक्टर सदाकतुल्लाह साहब ने इसको संभाला है जी। और उसके साथ साथ इसके पीछे जो लोग हैं, हम जैसे रिटायर्ड IPS, IAS, इस तरह के काफी तजुर्बेकार लोग इसमें मौजूद हैं जी। वो पूरी तरह से इसको सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्निकली, एकेडमिकली, और जो भी इनको सपोर्ट चाहिए उस तरह के सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक तबका है मुखलिस हजरात का, मुखलिसीन का, फिलांथ्रोपिस्ट का, वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये हम लोग नॉन प्रॉफिट इदारा है। और दूसरी बात ये है कि हम इसको सब्सिडाइज तौर पे चलाते हैं। सुभान अल्लाह सर, बहुत बड़ी बात। यानी जो बच्चों से फीस हम पहले नहीं लेते थे जी, फ्री होती थी जी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी उनको एक नॉमिनल फीस चार्ज कर रहे हैं जी जी, ताकि उनको भी जिम्मेदारी का एहसास, आप जानते हैं कि जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। कुछ भी नहीं देंगे तो मुफ्त जो चीज मिलती है उसकी कदर नहीं होती। इसलिए हमारी फीस जो है 1 साल की मुद्दत की सिर्फ हमने 20,000 रुपये रखा है जी, बहुत कम से, क्योंकि आमतौर पे 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख इस तरह से चार्ज करते हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे नौजवान इसका फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा नौजवान न सिर्फ UPSC में कामयाब हों, हम लोग चाहते हैं कि UPSC में सेलेक्ट हो, IAS, IFS, IPS ऑफिसर्स बने, कि IRS वगैरह में आए, इनकम टैक्स में, कस्टम्स में, रेलवेज में, इस तरह से एग्जाम्स में आए। और साथ ही साथ अपने स्टेटों में, वहाँ भी हर स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन है, जहाँ पे क्लास 1, क्लास DSPs को, सब कलेक्टर्स को वहाँ भी सिलेक्शन होता है, वहाँ भी होता है जी। दोनों जगह भी वो इससे फायदा उठा सकते हैं। जहां आप इतने बरसों से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो इससे पहले तलबा के लिए किस तरह के इंतजाम आपके मरकज़ में हैं? क्या ये एक रेसिडेंशियल कोचिंग है या फिर डे स्कॉलर कोचिंग है? जी, जब से हमने शुरू किया है 2012 से, जब तो ये ऑनलाइन का तस्वुर नहीं था, क्योंकि ये पैंडेमिक की वजह से ही, ये कोरोना वायरस की वजह से ही, लॉकडाउन के बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ है जी। बहुत मुद्दत लंबी होती रही है जी। तो इससे पहले तो पर्सनल ही था जी। अच्छा, स्टूडेंट्स को वहीं पर आके रहना पड़ता था, क्योंकि खाने का, पीने का, रहने का, तालीम का तमाम निजाम अभी भी मौजूद है, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है इस वक्त। अभी इस कोर्स के ताल्लुक से भी मैं बताना चाह रहा हूँ आपकी तवसत से लोगों तक, कि अभी जो 1 साल का जो कोर्स किया गया है, जो सितंबर से शुरू होगा, जनवरी तक चलेगा ये ऑनलाइन जी, माशाल्लाह। अगर जनवरी से मार्च तक भी, उसके बाद जनवरी के बाद अगर हालात ठीक हो जाए जी, और जितने लोग वहाँ पर्सनली आकर रह सकें और तालीम हासिल कर सकें, उनके लिए पर्सनल भी किया जाएगा। जो लोग नहीं आ सकते हैं, जो रजिस्टर किए हैं, ऑनलाइन चल रहा है, सीख रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी मकाम को छोड़ नहीं सकते मुलाजिमत की वजह से या किसी और वजह से, तो वो अगर ऑनलाइन ही करना चाहें तो कंप्लीट अपना कोर्स कर सकते हैं। मगर जो लोग पर्सनली आके इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं, वो पर्सनली भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए तमाम सहूलतें मौजूद रही।
آج وقت کا تقاضا ہے کہ جہاں مسلمان سیاسی طور پر سرخرو نہیں ہو رہے ہیں تو کم از کم بیوروکریسی میں داخل ہونے کے لیے ہم نوجوانوں کی ہمت افزائی کریں اور اس طرح کے مراکز قائم کرتے ہوئے نوجوانوں کو یونین پبلک سروس کمیشن کے امتحانات ہو یا پھر اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات ہو، اس میں کامیاب ہونے کے لیے ان کی مدد کریں تاکہ یہ طلبہ آگے چل کر ایسے پالیسی ساز اداروں میں بیٹھیں جہاں پر قوم و ملت کے مفاد کے متعلق جو فیصلے ہوں قوم و ملت کے حق میں ہو سکیں اور اس کا استفادہ قوم و ملت کو ہو سکے۔ آپ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ جو مسلمانوں کی یا کسی بھی قوم کے لیے ایڈمنسٹریشن میں ان کے تناسب کے حساب سے رہنا بہت لازمی ہے، ضروری ہے، تاکہ ایڈمنسٹریشن میں ان کا حصہ رہے اور عوام تک جو فائدے پہنچنے ہیں وہ صحیح معنوں میں ان تک پہنچ سکے، جو ان کا حق ہے، رائٹ فل جو ان کا بینیفٹ ہے، حق ہے، اس کو ان کو ملا جائے۔ یہ ایک ذریعہ ہے ایڈمنسٹریشن میں پہنچنے کا ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے۔ اور ساتھ ہی ایک اور میں آپ کے تھرو ایک بات پورے لوگوں کو سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گریجویٹس، اس کے لیے منیمم کوالیفیکیشن گریجویٹس کی ہے۔ گریجویٹس ہمارے زیادہ سے زیادہ ہیں، مگر خصوصاً مائنارٹیز کے ساتھ، مسلمس کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ 2011 سینسس کے اعداد و شمار جو ہمارے سامنے ہے، ڈیٹا جو انالیسس ہے، اس کو سامنے رکھیں گے تو ہمارے پاس قریباً 43% ان پڑھ ہیں۔ بہت تکلیف دہ بات ہے صاحب۔ ہاں، سمجھے 50% آلموسٹ آدھی قوم ان پڑھ ہے۔ جو آدھی قوم اسکول کو گئی ہے اس میں سے 44% 10ویں تک پہنچتے پہنچتے ڈراپ آؤٹ ہو گئی ہے۔ جی بالکل صحیح صاحب، بالکل صحیح سے فرمایا۔ صرف 6% 10ویں پاس ہیں، 4% 12ویں تک پڑھے ہوئے ہیں اور 2.76% گریجویٹس ہیں۔ اب ہمارا ٹارگیٹ 2.76% میں سے جو کریم ہے جی ہاں وہی چاہتے ہیں ہم لوگ، اس میں سے بھی ایک 5-10%۔ جی ہاں جی ہاں صحیح ہے۔ تو ہمارے لیے را مٹیریل نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں گورنمنٹ سروسز میں ہمارے نوجوان آئیں تو ہمیں پہلے چاہیے کہ ہمارے یہ جو 10ویں تک پڑھنے والے بچوں کا تعداد جو 6% ہے اس سے ہم کم از کم 50% بنائیں ایک 5 سال کے اندر۔ زیادہ سے زیادہ نرسری سے لے کر 12ویں تک کے اسکولز ہر محلے میں، ہر جگہ، ہر گلی میں کھولے جائیں۔ 12ویں تک بچے پڑھیں گے تو پھر وہ گریجویٹ بھی بنیں گے۔ آج ہمارا پرسنٹیج گریجویٹس کا 2.76% ہے۔ ہمارا ٹارگیٹ 5 یا 10 سال کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ یہ 25% ہو جائے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ 25% اگر ہو جائے، اب آپ سمجھیے کہ 2.7% میں اتنے لوگ مسلمان دکھائی دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں 1-2 تو بھی ججز میں دکھائی دیں گے، IAS میں، IPS میں، یہاں وہاں 1-2 دکھائی دیں گے آپ کو۔ 2.5%، 2.25% ہونے کی وجہ سے اگر ہماری تعداد 25% گریجویٹس کی ہو جائے، 100% تو یوٹوپیا ہے، ہونا چاہیے کم از کم 25% بھی ہم لوگ 5-10 سال میں کوشش کر کے گریجویٹ وہاں تک تیار کر لیں، کوالٹی ایجوکیشن دے کر ان کو، تو پھر یہ جو تعداد ہے، جو پرسنٹیج ہے گورنمنٹ سروسز میں، وہ تو بہت جلدی بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے حیدرآباد میں بھی کئی تعلیمی ادارے ہیں، کئی اہل خیر حضرات ہیں، کئی تنظیمیں ہیں، لیکن جس طرح کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں شاید اس طرح کا کام یہاں نہیں ہو پا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں ہمارے حیدرآباد کے جو اہل علم حضرات ہیں، جو اہل خیر حضرات ہیں، ان کے لیے بھی ایک پیام دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں جانتا ہوں حیدرآباد میں بہت اچھے قابل قدر لوگ موجود ہیں، قابل قدر خدمات بھی انجام دے رہے ہیں، تعلیم کے میدان میں اور ہر میدان میں کام کر رہے ہیں، مگر اور کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں، انشاءاللہ وہ ضرور اس سے بھی اچھا کام کر کے دکھائیں گے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اہل ثروت طلبہ 2-2 لاکھ 2.5 لاکھ فیس دے کر اس طرح خانگی کوچنگز میں UPSC کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن سماج کا وہ طبقہ جو محروم ہے اس طرح کی سہولتوں سے، اگر ان طلبہ کو بھی ہمت افزائی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے طلبہ اگر ان کو موقع مل گیا تو وہ 100 قوم کی سچی خدمت کریں گے۔ ایسے طلبہ کی بھی ہمت افزائی کی آج ضرورت ہے۔ اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ تو ان کو بھی موقع ملنا چاہیے، یقیناً ان کو موقع ملنا چاہیے، ان کو موقع ہم کو دینا چاہیے۔ ہم یہی کام کرتے ہیں کہ جن لڑکوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، چاہے وہ فیس دے سکے یا نہ دے سکے، وہ یہ اخراجات برداشت کر سکے یا نہ کر سکے، ہم ایسے لڑکوں کو، لڑکے اور لڑکیوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو بغیر فیس کے
जी हाँ, पूरी तरह से उनको तैयार करने की हम लोग काबिल बनाने की कोशिश करते हैं, उनको एनकरेज करने का हमारे पास भी, मगर एक चूंकि छोटा इदारा है, जी हाँ जी। जितना भी इनसे लोगों को फायदा पहुंच सकता है उतना ही पहुंचता है, नहीं, मगर इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्हम्दुलिल्लाह, इदारे मगर अगर सुना काम है करेंगे। सर, मैं एक अहम सवाल मैं समझ रहा हूँ कि भूल रहा हूँ। हालांकि मुझे सबसे पहले ये सवाल करना था, लेकिन मैं अब आपसे सवाल करने जा रहा हूँ साहब। सर, ये आपके सेंटर में दाखिले का तरीक़ेकार क्या है, क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का? एक तो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड जी कि उन्होंने प्राइमरी स्कूल से लेकर जी ग्रेजुएशन तक जी कैसे उन्होंने परफॉर्म किया है, जी हाँ, ये उनकी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पर है। जी जी मेरिट, और उसके बाद उनका बैकग्राउंड जी हाँ जी, दोनों चीज़। कि वो इस काबिल हैं कि सर्विस, उनके अंदर वो जज्बा है, हाँ जी वो शऊर है, जी और ये जो सर्विस है, ये इसको लोग समझते हैं कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जी हाँ, गवर्नमेंट सर्विस है, अथॉरिटी है, ये पावर है, हुकूमत के पूरे हाँ, बिल्कुल, उनके बिल्कुल। पावर्स आ जाते हैं। बिल्कुल मगर बिल्कुल। हमारे बच्चों की हम तरबियत करते हैं हाँ, इसलिए कि उनको ये समझाया जाता है कि ये गवर्नमेंट सर्विस नहीं, ये पब्लिक सर्विस है, पब्लिक ये सर्विस, खिदमत माशाल्लाह। खल्क है, बहुत सही, बिल्कुल सही। ये खिदमत खल्क है। हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं जी हाँ, और अवाम हमारी मास्टर्स हैं, हमारे आका अवाम है, हाँ बेशक, हम उनके मुलाजिम हैं, हम बेशक, उनके गुलाम हैं। हमारा बेशक। फर्ज ये है कि हम उनकी खिदमत करें। जी इस जज्बे के साथ हम चाहते हैं कि जज्बा जिन लोगों में होगा थोड़ा सा, उसको जी। हम और उभारेंगे, ताकि जी। जब वो किसी पोजीशन में पहुंचेंगे तो जी, एक पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करेंगे, एक पब्लिक मास्टर की तरह नहीं काम करेंगे। बस यही हमारा मकसद। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि इदारे का अचीवमेंट क्या है, कितने तलबा यहाँ से आपके इदारे से कामयाब होकर निकले हैं, और कितने तलबा यहाँ पर इन तैयारी के लिए आते हैं, आपके मरकज़ पर आकर अपनी तैयारी करते हैं? आगाज हुआ कितने साल हुआ सर, कितना अरसा हो गया? करीबन 8 साल हो रहे हैं, माशाल्लाह, 2012 की बात। जी। ये 8 साल में अचीवमेंट सब का हमारे तलबा कुछ 82 स्टूडेंट्स अब तक इसमें अच्छे पोजीशंस में 27 डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर चुके हैं, माशाल्लाह सर। और करीबन 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया है, और वो दूसरे अलग अलग एग्जामिनेशंस में वो जी। सिलेक्शन होकर यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन में 82 स्टूडेंट्स गए हैं। जी हाँ, बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। बहुत ही इंतहाई खुशी भी आपके अज़ाइम को जानकर, आपकी खिदमत को जानकर, जिस तरह से आप लोगों ने ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ये सारे मुल्क के लिए एक मशअल राह है। मैं समझता हूँ कि आप ही के नक्शे कदम पर चलकर सारे मुल्क में, सारी रियासतों में लोग आप ही की तरह आगे बढ़ेंगे, और इसी तरह इस मुल्क में हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके अज़ाइम को मज़ीद बुलंद करे और आपके खिदमत को कबूल करे, और आपको देख कर इसी तरह दीगर रियासतों में भी इस तरह के मराकज़ कायम हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो राह दिखाई है आज मुल्क को, उस राह पर हम सब आगे बढ़कर जो है सो मिल्लत इस्लामिया की खिदमत करेंगे, और हमारे नौजवानों को हिम्मत अफ़ज़ा करके उन्हें आगे बढ़ाएंगे। इसी दुआ के साथ अब मैं आपसे अब इजाज़त चाहना चाहता हूँ साहब, और मैं आपको फिर एक बार मैं मुबारकबाद देता हूँ आपके इन खिदमत पर, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं दोबारा आपसे रब्त में आऊँगा, फिर इंशाल्लाह फिर हम आपसे भी दोबारा बात करेंगे। सर, मैं और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से भी एक टीम आपके मरकज़ पर आना चाहती है, वहाँ का दौरा करते हुए, वहाँ के हालात को जानते हुए, किस तरह आप लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उसी तरह यहाँ हैदराबाद या फिर अड़ोस पड़ोस के शहरों में भी इस तरह के मराकज़ कायम करने के उनके अज़ाइम हैं। मैं समझता हूँ कि आपसे मुलाकात के बाद, आपके मरकज़ को देखने के बाद उनकी मज़ीद हिम्मत अफ़ज़ाई, हौसला अफ़ज़ाई होगी, जिसमें हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं। वो भी चाहते हैं कि इस तरह के इदारे कायम हों। बस इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।
ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर इंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।